नमस्कार। अनादि टीवी की पेशकश अटेंशन में आपका स्वागत है। प्रदेश के सियासी सेल्यूलॉइड पर बदलाव की मल्टी स्टारर फिल्म शुरू होती दिख रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दिल्ली पहुंच गए हैं। खबर है कि शर्मा अपनी कार्यकारिणी की नई लिस्ट दिल्ली से लौटकर जल्दी ही जारी कर सकते हैं। राज्य में शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही शर्मा की नई टीम पर भी सभी की निगाह लगी हुई है। इधर वक्त है बदलाव का नारा देने वाली कांग्रेस में भी तब्दीली का दौर शुरू होता दिख रहा है। खबर है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बाला बच्चन का नाम आगे बढ़ा दिया है। राज्य विधानसभा के आगामी सत्र से पहले बच्चन के नाम का ऐलान किया जा सकता है। इन्हीं तब्दीलियों के इर्द गिर्द केंद्रित है हमारी आज की पेशकश। आने वाले एक दो दिन में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की नई सूची जारी कर सकती है। इधर नियुक्तियों को लेकर भी प्रदेश के नेताओं में हलचल तेज हो गई है। खबर है कि इसमें 8 से 10 उपाध्यक्ष और इतने ही प्रदेश मंत्रियों के साथ साथ कोषाध्यक्ष, कार्यालय प्रभारी जैसे पदों पर भी नए चेहरों की तैनाती का मन बनाया गया है। जो नई नियुक्तियां होने वाली है उसमें बड़ी संख्या में नए चेहरों को स्थान दिया जा सकता है। वीडी शर्मा की नई टीम में किसको जगह मिलेगी ये सवाल तो है ही, लेकिन नई टीम के गठन में अभी जो पेच फंसा था वो सिंधिया समर्थकों के साथ साथ उम्र फैक्टर को लेकर भी था। बड़ी मुश्किल दिग्गज नेता ज्योतिराज सिंधिया समर्थकों के एडजस्टमेंट को लेकर है। उम्र के फॉर्मूले पर भी मतभेद है। वीडी शर्मा की मंशा 55 साल तक की उम्र वालों को ही नई टीम में लेने की है, लेकिन पूरी तरह से सहमति इस पर भी नहीं बन पा रही है। वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए आदिवासी नेता बाला बच्चन का नाम आगे बढ़ाया है। जाहिर है कि नेता प्रतिपक्ष के बाकी दावेदारों के लिए ये मायूस होने वाली बात होगी। खासतौर से उमंग सिंगार सहित डॉक्टर गोविंद सिंह और जीतू पटवारी के नाम इस श्रृंखला में लिए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस घटनाक्रम के बावजूद उमंग सिंगार के उमंग पर कोई असर नहीं हुआ है। वो अपने कुछ समर्थक विधायकों की मदद से आला कमान को खुद के नाम के लिए राजी करने की कोशिश में अब भी जुटे हुए हैं। तो इस तरह आने वाले समय में राज्य के सत्तारूढ़ दल और मुख्य विपक्ष में बदलावों की बयार नजर आ सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद से ही इस बात के लगातार कयास लग रहे हैं कि किसी भी समय शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में तब्दीली हो सकती है, फेरबदल हो सकता है। भाजपा प्रदेश संगठन में कार्यकारिणी के स्तर पर बदलाव हो सकता है और कांग्रेस को लेकर भी ये कयास लगातार लग रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस सहित विधानसभा में भी पार्टी कुछ बदलाव कर सकती है। हालांकि कमलनाथ को लेकर उन्हें जानने वाले लोग लगातार इस बात को कहते चले आ रहे हैं कि फिलहाल वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद तो कम से कम नहीं ही छोड़ेंगे। इसलिए नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए उन्होंने बाला बच्चन का नाम आगे बढ़ाया है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जी और अनादि टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। सबसे पहले गुप्ता जी आपके पास आना चाहेंगे। जिन तब्दीलियों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, हलचलें बढ़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इन दोनों के लिए इन बदलावों का सर अपना अपना क्या महत्व देखते हैं आप? स्वरूप के बदलाव है। तो विदेश जब अध्यक्ष बने तो राजनीति पार्टी में सामने नहीं आ पाएगा और महामंत्री को बहुत प्रतीक्षित है।
नई तो कम जो टीम शायद हमें देखने को मिली, पूरी शर्मा को आप वाले लोगों को ही पार्टी कार्य समिति में वो जगह देना चाहिए, तो हम से चिंता नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी 10-15 साल की जो है कहीं ना कहीं बदलाव कांग्रेस का तो हुआ है। आप बदलाव की बात 2018, लेकिन 2018 है, लेकिन वो दिनेश गुप्ता कमलनाथ ने गुप्ता जी आपसे माफ़ी चाहेंगे, किसी वजह से आपका ऑडियो क्लियर नहीं हो पा रहा है सर। वो तकनीकी खामी दूर करने की हमारी टीम कोशिश कर रही है, वो दुरुस्त होते ही हम आपके पास फिर से ही सवाल लेकर आएंगे। तब तक बात करते हैं राघवेंद्र सिंह जी से। राघवेंद्र जी, ये जो कहा जा रहा है कुछ फैक्टर्स खास तौर से जो बीजेपी को लेकर सामने आ रहे हैं, सत्तारूढ़ दल की बात पहले कर लेते हैं। एक तो 55 साल वाला क्राइटेरिया कहा जा रहा है कि मामला थोड़ा सा उलझा रहा है, और दूसरा कहा यह भी जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे को एडजस्ट करने को लेकर भी कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं। इन दो पर्सपेक्टिव को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बीजेपी ने इस बार एक नया प्रयोग किया था। बहुत सालों के बाद जब जनसंघ थी तब कांग्रेस को बेदखल किया था सत्ता से, और फिर बीजेपी सत्ता में आई थी। उस समय हम बात कर रहे हैं संवित शासन की, जब गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री हुए थे। उसके बाद ये दूसरा मौका जब कांग्रेस की सरकार को बेदखल किया गया, और कांग्रेस के भीतर से टूट होने के बाद, एक तरह से पार्टी टूटने के बाद फिर बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है। बीजेपी सरकार, अब सवाल यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जैसा दिनेश गुप्ता जी कह रहे थे, हमारा भी ये मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी और संघ दोनों ही एडजस्ट करेंगे, और उनके जो समर्थक है उनको भी जिस तरह से सिंधिया चाहते हैं बीजेपी उनको पार्टी में उतना स्थान देगी, चाहे मामला संगठन का हो, सरकार का हो या निगम मंडलों का हो। क्योंकि जो मंत्री हार गए हैं वो कहीं ना कहीं निगम मंडलों की बात कर रहे हैं। तो बीजेपी के भीतर दो तरह की चीज चल रही है। एक तो जो पुराना भाजपाई है, उम्र कर दी है 55 साल 50 साल, उस क्राइटेरिया में वो वैसे ही बहुत सारे बाहर हो जाते हैं। और फिर सिंधिया के भाजपा में आने के बाद कई सारे लीडरों को लग रहा है कि ना तो वो सरकार में जगह पा सकेंगे और ना संगठन में। तो बीजेपी के भीतर बहुत द्वंद्व है इस समय, और मुझे लगता है कि जो बीडी शर्मा की टीम में देरी हो रही है उसके पीछे ये बड़ी वजह है। हालांकि रोज कहा जा रहा है कि समिति आज गठित हो जाएगी, कल हो जाएगी, लेकिन इतना आसान मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि सारा मामला सब कुछ कहने के बाद भी हो सकता है कि नए साल तक टल जाए। जी जी, निश्चित रूप से। लेकिन जब सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, जैसा गुप्ता जी ने भी कहा, आप भी कह रहे हैं कि संघ भी चाहेगा कि वो एडजस्ट हों पूरी तरीके से, पूरे सम्मान के साथ में, तो फिर ये समय जो खिंचता चला जा रहा है राघवेंद्र जी, इसकी क्या वजह हो सकती है? जब सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं, जब संघ जैसे बीजेपी के ऊपर बहुत बड़ा असर रखने वाले संगठन की मंशा भी एक तरीके से स्पष्ट है कि सिंधिया खेमे को सरकार हो चाहे संगठन, दोनों जगह पूरी तवज्जो दी जानी, इंपॉर्टेंस दिया जाना है, तो फिर ये टाइम फैक्टर जो समय खींचने वाली स्थिति क्यों बनती दिख रही है? देखिए, बीजेपी के भीतर भी बहुत सारे गुट हो गए हैं। हम अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो जिस समय नंद कुमार सिंह चौहान भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो अपनी कार्यकारिणी को फिर बना नहीं पाया दोबारा, वो बना नहीं सके और उनकी विदाई हुई। दूसरे अध्यक्ष आए राकेश सिंह ने भी नंद कुमार सिंह की कार्यकारिणी से काम चलाया, और वो भी कार्यकारिणी को बनाए बगैर उस पद से विदा हो गए। अब जब बीडी शर्मा आए तीसरे अध्यक्ष के रूप में, तो आप देखिए कि उन्होंने कहा था कि मैं अपनी कार्यकारिणी को बहुत जल्दी बनाऊंगा, लेकिन अपन कहे कि जो 28 उपचुनाव थे, इन उपचुनाव के पहले उन्होंने बमुश्किल 5 महामंत्री घोषित किए। अपने इज्जत बचाने की हम बात कर सकते हैं कि उनकी कम से कम थोड़ी सी बात रह गई, लेकिन हर दिन टलता जा रहा है। बीजेपी में नरेंद्र सिंह तोमर के लोगों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, उमा भारती के समर्थकों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर जो पुराने भाजपाई हैं वो भी एडजस्ट होंगे, शिवराज सिंह चौहान की भी अपनी पसंद नापसंद होगी, प्रहलाद पटेल के भी अपने लोग होंगे। तो मामला बहुत पेचीदा है, इतना आसान नहीं है। एक पुरानी कहावत है कि जब जिस किचन में बहुत सारे रसोई हो जाते हैं वो किचन खराब हो जाता है। तो बीजेपी का जो रसोई घर है उसमें बहुत सारे रसोई हो गए बनाने वाले। मुझे लगता है कि ये जो देर हो रही है, ये जो लेट लतीफी हो रही है, उसके पीछे बीजेपी के भीतर का अपना जो एक पूरा मसला है वो कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है, और उसी के चलते सब लेट लतीफी हो रही है। जी, दिनेश गुप्ता जी के पास वापस आना चाहेंगे। कुछ तकनीकी खामी के चलते हम उनकी पूरी बात नहीं सुन पाए थे। गुप्ता जी कृपया अपनी बात जारी रखें।
रत्नाकर में जो भारतीय जनता पार्टी का तो काफी कुछ राघवेंद्र जी ने बता दिया। जो कांग्रेस की जो स्थिति है, उनका जो बदलाव 2018 में शुरू हुआ था वो आज भी नहीं हो पाया है। कांग्रेस पार्टी, आप देखिए कि अभी जो मौजूदा स्थितियां हैं कांग्रेस पार्टी में, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, मुझे नहीं लगता था कि कमलनाथ जी को कोई समस्या है, या राहुल गांधी ने जब से पार्टी से अपने आप को थोड़ा सा किनारे किया है तब तो जो है सोनिया गांधी बिल्कुल फ्री हैंड है। इसके बावजूद वो अपनी टीम नहीं बना पाए। तो कमलनाथ जी चाहते नहीं है, वो यदि चाहते होते कि मध्य प्रदेश में एक नया नेतृत्व आए या उनकी कोई टीम आए तो शायद अब तक बना देते। उनको भी कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं ना कि जो अगली जो पीढ़ी खड़ी हुई है, जो नेता पुत्र हैं, उनको लेकर भी बहुत सारी जो राजनीति हम देख रहे हैं उसका असर भी ये देख रहे हैं कि बदलाव उसके कारण भी नहीं हो पा रहा है। एक पूरी खेप है। अब ये उपचुनाव जो हुए हैं, उन उपचुनाव के नतीजों से शायद कमलनाथ कोई सबक ले लें या कुछ जो है जल्दी कार्यकारिणी की घोषणा करें या नए अपना नेता प्रतिपक्ष के बारे में करें, लेकिन मुझे लगता नहीं है वो कोई भी स्थिति यहाँ छोड़ना चाहेंगे। डॉक्टर गोविंद सिंह का स्थिति हमने देखी कि वो जिस तरह से भिंड में उनके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित होता है, तो कहीं ना कहीं चुन चुन के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी बात ज्योतिरादित्य सिंधिया कहा करते थे कि कांग्रेस पार्टियों में किस तरह से लोगों को नीचा दिखाया जा रहा है, वो हम देख रहे हैं। अब तो कांग्रेस में सिंधिया है नहीं जिन पर सबसे बड़ा इल्जाम लगाया जाता था गुटबाजी का, लेकिन इसके बावजूद कमलनाथ कांग्रेस को का विस्तार करने में या उसको मजबूत करने में रुचि क्यों नहीं ले रहे? ये तो शायद जो है वो जो पार्टी के अंदरूनी हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। वो ये रिस्क भी नहीं उठाना चाहते कि और पार्टी में कोई टूट हो, और टूट का डर उन पर लगातार सवार है। जी जी सर, लेकिन आपने कहा फूट का डर लगातार उन पर सवार है, उसके बीच में यदि आप कार्यकारिणी अपनी नई टीम के गठन में विलम्ब करते हैं और या फिर जैसा बाला बच्चन का नाम अगर आगे बढ़ा है तो जाहिर सी बात है कि जीतू पटवारी, गोविंद सिंह, उमंग सिंगार, इन सारे नेताओं को नागवार गुजरेगा। ग्रुप विद इन ग्रुप वाली स्थिति पार्टी में और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो जो ग्रुपिज्म इस दल पर शुरू से हावी है, कमलनाथ का नेता प्रतिपक्ष के लिए जो कदम है उससे फूट और बढ़ती दिख रही, तो उससे बचने का इस पार्टी के पास कोई भी तरीका आपको नजर आता है क्या सर? देखिए रत्नाकर, ये जो बाला बच्चन की जो कहानी 2018 में शुरू हुई थी, फिर वहीं आकर खड़ी हो गई। पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाने की उनकी बात हो रही थी, कमलनाथ जी चाहते थे कि सिंधिया की जगह उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब फिर आप नेता प्रतिपक्ष की बात करने लगे कि नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए, आदिवासी को नेतृत्व दिया जाए। आदिवासी को नेतृत्व देने की तो किसी को कभी कांग्रेस पार्टी में इनकार ही नहीं रहा, कितने आदिवासी चेहरे दिए गए। लेकिन बाला बच्चन की जगह उमंग सिंगार क्यों नहीं, ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो जाता है कि यदि आपको जो है लीडर ही बनाना है, नया नेतृत्व ही लाना है, तो कमलनाथ का ही समर्थक क्यों होगा? बाकी दूसरे गुटों को क्यों ना एडजस्ट किया जाए? यदि आप डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम हटाते हैं, फिर उमंग सिंगार के नाम पर क्या दिक्कत है? राहुल गांधी की टीम के वो भी सदस्य हैं। बाला बच्चन यदि कमलनाथ के करीब हैं तो वो प्रदेश अध्यक्ष है कमलनाथ जी। तो कमलनाथ जी दोनों हाथों में अपना सत्ता और संगठन दोनों रखना चाहते हैं, और इसी कारण वो मुझे लगता है कि वो ये विवाद में डालकर अपना नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी वो बने रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहेंगे। वो चाहेंगे कि ये विरोध प्रतिविरोध होता रहे ताकि उन्हें अपना पद ना छोड़ना पड़े। जी जी, निश्चित रूप से बाकी सारे लोग अगर झगड़ते रहेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष के पद की तरफ किसी का ध्यान जाएगा नहीं। राघवेंद्र जी, बड़ी शून्यता सी स्थिति दिखती है मध्य प्रदेश में, जो प्रमुख विपक्षी दल है, और इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि चूंकि शीर्ष जो नेतृत्व है पार्टी का, सोनिया गांधी जी के लिए कहा जाता है कि वो अस्वस्थ हैं, राहुल गांधी थोड़ी डिलेमा वाली स्थिति में, शरद पवार ने भी उनको लेकर फिर बयान दे दिया है कि उनके कंसिस्टेंसी का अभाव है। लेकिन इन सारी चीज़ों के चलते जो कांग्रेस पहले दावा कर रही थी कि 28 के 28 उपचुनाव में सीटें जीतकर फिर सरकार में आ जाएंगे, या जो अब कह रहे हैं 3 साल बाद हम ही फिर सरकार बनाना जाएं, तो क्या कोई भी मजबूती की ऐसे हालात के चलते आपको उम्मीद दिखती है कांग्रेस पार्टी में? देखिए, जो दिनेश गुप्ता जी ने कहा कि कई सारे नाम आ रहे हैं और कमलनाथ जी खुद नहीं चाहते इस मामले में, मुझे लगता है कि जो बहुत सारे नाम उछल कर आ रहे हैं, चाहे वो उमंग सिंगार की बात करें, हम जीतू पटवारी की बात करें, एक नाम और मीनाक्षी नटराजन का भी नाम इसमें चला था, लेकिन ये सब नाम मुझे लगता है कि दिखाने के लिए है। जो नाम तय होगा वो इन सबसे अलग होगा। जी जी, क्योंकि जो युवा हैं उनमें आपस में ही झगड़े शुरू हो जाएंगे। चाहे उमंग सिंगार की बात करें, जीतू पटवारी की बात करें, मीनाक्षी
नटराजन की बात करें या और कोई दीगर कोई नया नाम आ जाए, आप देखिए कि जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह चाहेंगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष उसी खाते में जाएगा। उमंग सिंगार के मामले में हर कोई जानता है कि दिग्विजय सिंह तैयार नहीं होंगे, तो उनका नाम वैसे भी हाशिए पर चला जाएगा। मीनाक्षी नटराजन के पास इतना फंड नहीं है क्योंकि पार्टी चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, तो मीनाक्षी नटराजन को अगर दिल्ली हाईकमान चाहेगा तब वो बनेंगे, अदरवाइज मध्य प्रदेश की लीडरशिप उनको नहीं चाहेगी कि वो आगे आए। तो मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में कोई बहुत पका पकाया लीडर आ सकता है, जिसको हम बुजुर्ग भी कह सकते हैं और थोड़ा सा बुजुर्ग नहीं भी कह सकते हैं। तुलनात्मक रूप से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की तुलना में अजय सिंह राहुल का भी नाम इसमें हो सकता है। तो बहुत सारे नाम, जैसे दिनेश ने कहा कि टारगेट किया जा रहा है कांग्रेस के भीतर नेताओं को, पहले सिंधिया को टारगेट करते थे, अब गोविंद सिंह को टारगेट कर रहे हैं। तो जो भी आदमी पद की दौड़ में है उन सबको टारगेट करके कहीं ना कहीं विवाद में डाला जाएगा, और फिर जिस नाम को वो पसंद करेंगे, हम अंदाज लगा सकते हैं कि अभी जिस नेता का नाम किसी विवाद में नहीं आ रहा है, आप समझ लीजिए कि वही अध्यक्ष पद के ज्यादा क्लोज है। जी जी, तो ऐसे कुछ नाम अगर हम चर्चा में शामिल कर सकें तो किसके बारे में आप ये संकेत देना चाह रहे हैं कि जो विवाद में नहीं हो सकता, अगर आपका संकेत किसी खास नाम की तरफ है तो? नहीं, मैंने कहा ना अजय सिंह राहुल भी हो सकते हैं। जी जी, लेकिन उनकी तो क्षमताओं पर सवालिया निशान लग रहे हैं। लगातार चुनाव हारने के कारण प्रदेश अध्यक्ष जब वो रहे थे तब भी कोई बहुत नेता प्रतिपक्ष जब रहे थे तब भी कोई बहुत खास कामयाबी उन्हें नहीं मिल पाई थी, बल्कि चौधरी राकेश सिंह एपिसोड उनके नेता प्रतिपक्ष रहते वो हो गया था। देखिए, कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो चाहती है कि उनसे कमजोर लीडर अध्यक्ष बने। अगर ये खूबियां हैं कि वो चुनाव भी हार जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष के चलते उपनेता भी साथ छोड़ जाते हैं, तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के लिए इससे मुफीद लीडर कोई नहीं होगा। जी जी जी, जिसमें भी थोड़ा सा स्पार्क होगा वो उनके लिए खतरा होगा, और वो नहीं चाहेंगे कि जो उनकी आने वाली पीढ़ी है, चाहे कमलनाथ जी की हो या दिग्विजय सिंह जी की हो, क्योंकि सबको पता है कि ये लीडर अब कितने साल चलने वाले हैं। आप समझिए कि इनकी सक्रिय राजनीति अगले 5-7 साल की और होगी। तो इसके बाद जो उनकी नई पीढ़ी है कांग्रेस के भीतर, वो चाहेंगे कि उसकी ताजपोशी हो। हमें लगता है कि उसी का एक तरह से ये बुनियाद भरी जा रही है, और आने वाले 2-3 सालों में हम कांग्रेस के भीतर इन्हीं परिवारों में से कोई लीडर देखेंगे जो कांग्रेस को लीड करता हुआ दिखेगा। जी जी, हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश जी, जो हमने जो सुना, दिनेश गुप्ता जी को सुन रहे हैं, हम राघवेंद्र सिंह जी को सुन रहे हैं, इसके आधार पर यदि एक तुलनात्मक एक अध्ययन किया जाए संक्षेप में, तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच की स्थिति में कौन सा ऐसा सबसे मेजर फर्क आपको इस समय नज़र आ रहा है जो इन दोनों ही दलों की दशा और दिशा को तय करने में सहायक साबित हो सकता है बहुत जल्दी आने वाले समय में? रत्नाकर जी, दोनों ही दलों में एक चीज़ तो सामान्य हो रही है कि पीढ़ी के बदलाव का दौर चल रहा है। कांग्रेस में भी बदलाव की बात उठ रही है, लगातार हम भी बात कर रहे हैं अन्य माध्यमों से भी, और कांग्रेस के अंदर भी ये बात उठ रही है कि अब जो है कि बड़ी बुजुर्ग पीढ़ी है, जो दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, वो नई पीढ़ी को अपनी जिम्मेदारी सौंपते हैं। जिस तरह से वहाँ बात भी चल रही है, बाला बच्चन का नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो रहा है कि वो पहले भी कार्यवाहक नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, और उन कार्यकारी अध्यक्ष भी उनको बनाया गया था जब 3 जो गुट थे उनमें, दिग्विजय सिंह का, सिंधिया जी का और कमलनाथ जी का, तब 3 अध्यक्ष बनाए गए थे साथ साथ में ये चलाने के लिए। रामनिवास रावत बने थे, जीतू पटवारी बने थे, और उसमें बाला बच्चन भी थे। तो अभी ये नाम इसलिए उठ रहा है कि गुट भले ही कोई ना बचा हो, अब 2 ही गुट बचे हैं, दिग्विजय सिंह का और उनका, और जो तालमेल चल रहा है दोनों का मिलके, जिस तरह से वो चला रहे हैं पार्टी को, वो दोनों ही चलाएंगे। तो बाला बच्चन का नाम इसलिए मुफीद हो रहा है क्योंकि वो दोनों चाहते हैं कि एक आदिवासी नेता को बना दें, एक आदिवासी कार्ड खेलकर, और उमंग सिंगार का नाम आ रहा था इसलिए उसका नाम आगे बढ़ाया गया, बाला बच्चन जी का नाम आगे बढ़ाया, उमंग सिंगार को पीछे करने के। जग जाहिर है, जैसे गुप्ता जी ने भी बताया, राघवेंद्र जी ने भी बताया कि दिग्विजय सिंह की और उमंग सिंगार की जग जाहिर सबको पता है, ऊपर से नीचे तक कितनी द्वंद्व चले, एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगे। उमंग सिंगार दिल्ली तक चले गए थे, हाईकमान तक। तो ये सब कवायद जो चल रही थी, जैसे गोविंद सिंह जी को इसलिए पीछे किया, भिंड ने जो भिंड का जिला अध्यक्ष और जिला कार्य समिति ने जो एक निंदा प्रस्ताव पारित किया था कि मेगांव वाली सीट हराने के लिए गोविंद सिंह ने काम किया है, वो इसी रणनीति के तहत किया गया था कि उनका नाम नेता प्रतिपक्ष से पीछे हट जाए। तो जाहिर है कि अब एक नाम बचा है बाला बच्चन का, जिसके लिए सभी सहमत होंगे। जिस तरह की हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं कांग्रेस से कि सहमत है, दिग्विजय सिंह जी भी सहमत हैं और कमलनाथ जी भी सहमत हैं, और जल्दी उनके नाम की घोषणा हो जाएगी। भाजपा में भी एक पीढ़ी का बदलाव चल रहा है कि 55 वाला जो क्राइटेरिया रखा है उन्होंने, 55 साल से ऊपर वालों को वो संगठन में नहीं लेंगे। तो निश्चित तौर पर
संगठन में आज बीडी शर्मा है अध्यक्ष, तो उनसे ही उनके कम समकक्ष वाले उम्र वाले होंगे, ना कि उनसे ऊपर उम्र वाले होंगे। एक दो को छोड़ दें अब बात स्वरूप, तो जिस तरह से क्राइटेरिया की बात चल रही है, सिंधिया जी के जो समर्थक आए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उनको बड़ा पद मिले। जरूर उनको संगठन में लेंगे, लेकिन कार्य समिति सदस्य बना देंगे या मंत्री तक बना सकते हैं, लेकिन उनको ऐसा उपाध्यक्ष जैसे बड़े पद मुझे नहीं लगता है कि भाजपा देने की कोशिश करेगी या भाजपा देगी, क्योंकि भाजपा में संगठन ही सर्वोपरि है। और संगठन जिस तरह से काम करता है, वो रीति नीति सिखाने के लिए अभी उनको निचले पद मिल जाएंगे, संगठन में जगह मिल जाएगी। जो 3 मंत्री हारे हैं उनको जरूर निगम मंडल की बात चल रही है, तो निगम मंडल में उनको एडजस्ट किया जाएगा। बाकी के जो रह गए हैं उनको समिति में ले लेंगे। तो यहाँ पे बदलाव पीढ़ी का है, दोनों में बदलाव की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि आगे ये जल्दी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। जी जी, दिनेश गुप्ता जी के पास आना चाहेंगे अगले सवाल के लिए। सर, बहुत बड़ा सस्पेंस कायम है मंत्रिमंडल में बदलाव को, फेरबदल या उसमें किसी प्रकार की और तब्दीली किए जाने को लेकर। ये मामला इतना क्रूशल आखिर क्यों होता चला जा रहा है लगातार कि शिवराज सिंह चौहान को 2 बार ये कहना पड़ा कि अभी इसकी कोई तारीख तय नहीं है, अभी नहीं होगा और जब होगा तब मैं आपको बता दूंगा। इसमें थोड़ी उनकी नाराज़गी भी झलकती है या झल्लाना भी झलकता है। आखिर इसकी क्या वजह दिख रही है, इतना क्रूशल इशू क्यों होता चला जा रहा है? रत्नाकर जी, ये शिवराज सिंह चौहान की शैली है, वो हमेशा अपनी सुविधा के अनुसार मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं और ज्यादातर उनकी कोशिश होती है कि उसको टाला जाए। किसी भी सूरत में वो ये कोई जल्दीबाजी नहीं करते। नैतिक तौर पर यदि आप देखोगे, जिन जिन स्थितियों में सरकार बनी और जिन स्थितियों में गोविंद राजपूत और तुलसी सिलावट ने इस्तीफा दिया था, उनके चुनाव जीतने के बाद आपको तत्काल मंत्रिमंडल में उनको शामिल करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं कि मैं सिंधिया के दबाव में नहीं हूं, मैं संगठन के दबाव में नहीं हूं, मैं जो है अपनी मर्जी से राजनीति करता हूं और अपनी मर्जी से मंत्रिमंडल का विस्तार करूंगा। बहुत सारे दबाव उन पर नजर आ रहे हैं, इसलिए वो झल्ला रहे हैं। उन पर दबाव ये भी है कि विधानसभा का अध्यक्ष किसको बनाया जाए। आप देखिए कि ये मध्य प्रदेश ने इतिहास रचा है पूरे देश में कि एक प्रोटेम स्पीकर 8 माह से चल रहा है। जो प्रोटेम स्पीकर की संविधान में जो व्यवस्था है वो इसलिए नहीं है कि आप उसको चलाते रहिए, आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि स्पीकर कौन होगा। तो जो स्थितियां बनी हुई है उसमें वो झल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो पार्टी उनको नहीं करने देना चाहती, इसलिए भी वो झल्ला रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है, उन्हें अंततः जो है गोविंद राजपूत को और तुलसी सिलावट को मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ेगा। ये विधानसभा सत्र के पहले भी हो सकता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में विधानसभा का सत्र होने वाला है, ज्यादा दूर नहीं है। यदि आपने ये टाला तो फिर स्पीकर का मामला भी टल जाएगा, क्योंकि 3 दिन का सत्र है, बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक चीज भी यदि सॉल्व हुई तो सारी मिस्ट्री अपने आप सुलझ जाएगी। जी जी, निश्चित रूप से। राघवेंद्र जी, एक बात थोड़ी देर पहले चली थी बाला बच्चन को लेकर कि उनको पहले भी इस तरीके से एक तरीके से आदिवासी चेहरे के रूप में कभी इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस में कुछ और भी उदाहरण हमने देखे, जमुना देवी को डिप्टी सीएम बनाकर एडजस्ट करने की कोशिश पर की गई थी, लेकिन वो वैसा आदिवासी चेहरा होते हुए भी वो महत्व नहीं पा सकी जिसकी हकदारों उन्हें माना जाता था। या कांतिलाल भूरिया भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने ज़रूर, लेकिन वजनदारी के हिसाब से इस पार्टी पर हमेशा कुछ न कुछ ऐसी ताकतें नियंत्रित करती रहीं जो आदिवासी होने के बावजूद कई लोग अपने उस कद का व्यापक फ़ायदा नहीं उठा सके। तो ऐसी स्थिति में बच्चन नायक के लिए आपको क्या लगता है, कहीं एक बार फिर जैसा आपने कहा था कि कोई नया नाम सामने आ सकता है, तो फिर ये आदिवासियों को लेकर जो पार्टी इतनी सतत रूप से चिंता जताती चली आ रही है, इसके मायने क्या रहते हैं इस चीज़ के? आखिर ये छल कब तक चलता रहेगा इस वर्ग के साथ में? देखिए, ये सब राजनीति के हिस्से हैं कि हम गरीबों को आगे बढ़ाएंगे, गरीबी दूर करेंगे, आदिवासियों को आगे बढ़ाएंगे। आदिवासी अध्यक्ष तो बन सकता है, लेकिन कांग्रेस ने कभी मुख्यमंत्री बनाया है? चाहे प्यारेलाल कंवर की बात हो, जमुना देवी की बात हो, हमने देखा कि परशुराम भारद्वाज बने कांग्रेस के अध्यक्ष, कांतिलाल भूरिया बने। लेकिन ये वो दौर था जब कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी। जब कांग्रेस विपक्ष में है तो आप ये मान लीजिए कि आदिवासियों का नाम तो आएगा, लेकिन आदिवासी अध्यक्ष बनेगा, इसमें मुझे थोड़ा संशय लगता है। वो जाहिर है कि ये सारे नाम आगे करके फिर बाद में बोलेंगे कि चूंकि इन सब में विवाद था, हमने एक ऐसा नाम लाया जिसमें कम विवाद है। तो मुझे लगता है कि ये सब कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे
और कार्यकारी अध्यक्ष के साथ एक अध्यक्ष बनेगा, और वो अध्यक्ष कोई नया आदमी हो सकता है। और उसमें उम्र की सीमा मेरे ख्याल से आप देखिए कि कमलनाथ उम्रदराज है, दिग्विजय सिंह उम्रदराज है, इसलिए बहुत युवा अध्यक्ष होगा, इसकी हम अपेक्षा तो कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस बहुत युवा को अध्यक्ष बनाएगी ऐसी उम्मीद मुझे तो कम लगती है। नाम ला सकते हैं युवाओं के, मीनाक्षी नटराजन हो सकती है, उमंग सिंगार हो सकते हैं, जीतू पटवारी हो सकते हैं, और जो दीगर कुछ नए नाम है वो आ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष किसी ऐसे आदमी को बनाएगी जिसको तजुर्बा भी होगा और जो थोड़ा सा पैसा खर्च करने वाला भी होगा, क्योंकि पैसा खर्च करेगा पार्टी चलाने के लिए वो अध्यक्ष की ताजपोशी का हकदार बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। अब बाकी कांग्रेस के लोग तय करेंगे, क्योंकि हम जो कई बार बात करते हैं, बीजेपी कांग्रेस के नेता इस बात को सुनकर हंसते होंगे कि हम कुछ और तय करने वाले हैं और डिबेट में कुछ और बातें हो रही है। जी तो हाँ, हमें लग रहा है कि हम संभावना की बातें कर रहे हैं, और संभावना मुझे लगता है कि उमंग सिंगारिया ये नाम नहीं होंगे, नाम कोई दूसरे हो सकते हैं, ये सिर्फ चर्चाओं के हैं। जी जी, निश्चित रूप से। लेकिन जो नेता, हमारा ये अनुमान है कि हमारी बातें सुनकर हंसते होंगे, वो नेता कभी कभार बहुत इस बात को लेकर भी संजीदा हो जाते होंगे कि आखिर किस तरीके से ऐसा पहले ही हो जाता है कि हार या जीत को लेकर हमारे आकलन बहुत ज़्यादा सही साबित होते हैं। किस तरीके से ऐसा हो जाता है कि जो तमाम मीडिया चैनल पे बैठे विद्वान लोग, जो जानकार लोग जो चीज़ें बताते हैं, बहुत सटीक वो साबित हो जाती हैं। ब्रजेश चौकसी जी, आज की जो चर्चा हुई, हमने दिनेश गुप्ता जी को सुना है, हमने राघवेंद्र सिंह जी को सुना है, इसके आधार पर आपका एक समग्र किंतु संक्षिप्त हम वक्तव्य चाहेंगे कि अब ये तब्दीली किस तरीके की हो सकती है और कब तक हो सकती है? रत्नाकर जी, जिस तरह से भाजपा से हमारे पास फीडबैक आया, जो सूत्रों ने बताया है कि भाजपा की कार्यकारिणी जो पूरी सूची 1-2 दिन में जारी हो जाएगी, उसके लिए BD शर्मा दिल्ली चले गए, यहाँ पे पूरी तब्दीली हो गई। कांग्रेस में अभी चर्चाएं चल रही हैं, कांग्रेस में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष का निर्णय हो जाएगा, इसको लेकर कवायद वहाँ भी चल रही है। तो मुझे लगता है कि जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के दोनों, वो नहीं चाहेंगे कि कोई नया युवा आए, चाहे जो एक और नया धड़ा एक कांग्रेस में खड़ा हो और उनको चुनौती दे। जिस तरह से राघवेंद्र जी ने कहा है कि वो अपनी पीढ़ियों को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस मामले में अभी घमासानी चलता रहेगा, और आगे संभावना जब देखेंगे हम, दिल्ली में कुछ बदलाव होगा कांग्रेस में, तब यहाँ पे मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष आपको नया देखने को मिल सकता है। जी जी, निश्चित रूप से। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में जो सियासी बदलावों का दौर होता दिख रहा है, उसके बीच में कई पेच भी सामने आ रहे हैं। भले ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात हो, VD शर्मा की प्रदेश कार्यकारिणी की बात हो, मध्य प्रदेश कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, या फिर हो राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का मामला, फैसला सब पर होना है, बहुत जल्दी होना आवश्यक है। वो फैसले न होने से नफ़ा नुकसान जैसी चीज़ें भी सामने आ रही, बावजूद उसके जो पेच व खम है वो बने हुए हैं, और जब तक उन्हें नहीं सुलझाया जाएगा तब तक हालात की जटिलता को सुलझाना दोनों दलों के लिए मुश्किल नज़र आ रहा है। अब आज की प्रस्तुति समाप्त करने की इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।